ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत जनरल स्टडीज टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे। अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। अतीत के अध्ययन के लिए इतिहास को तीन भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। आद्यैतिहासिक काल जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी ना गई हो। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। ऐतिहासिक काल जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, अथवा मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका है, उसे हम इतिहास कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूवैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक। नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चापर चॉपिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। भारत की निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई, अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। हैंड एक्स संस्कृति, इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है। इसे एस्यूलियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरंपकम में से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल, इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया, अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रैपर, खुरचनी, बेधक, बेधनिया आदि उपकरण बनाए गए। गंगा घाटी, असम, सिक्किम, केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति उपकरण प्राप्त हुए हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, इसी काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख उपकरण में तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक एवं बेधनिया है। तक्षनी इस काल का विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के स्थित लोहदा में हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिलती है। इसी काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका उपयोग कर देखा जाता है। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल में बने चित्र प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल, यह काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नव पाषाण काल का अग्रगामी था। इस समय जलवायु गर्म हो गई, अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए। इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय 5000 ईस्वी पूर्व था। मध्य पाषाणकालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सरायनाहर राय मैदाहा प्रतापगढ़ है। इस समय पत्थर के उपकरण में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है,
जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के अन्य उपकरण में इकधार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तछड़ी एवं चंद्र अर्धचंद्राकार प्रमुख है। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल, कालक्रम के अनुसार यह युग काफी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईस्वी पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ। पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान है। कृषि का पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला। इस जगह के मानव ने 7000 ईस्वी पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह भारत में कोल्डियावा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका समय भी 5000 ईस्वी पूर्व लगभग आता है। नवपाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे, इसलिए खाने पीने की बर्तनों की इन्हें जरूरत हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकान में रहते थे। बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, एक भूवैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। लोहदा बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाणकालीन से संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त होता है। विश्व में प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडव से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ताम्रपाषाण काल, जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। पूर्व सैंधव ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, क्वेटा संस्कृति, बलूचिस्तान में पांडु रंग के मृदभांडों का प्रयोग। कुल्ली संस्कृति, बलूचिस्तान में पांडु रंग के लेप पर काले रंग के चित्रण वाले मृदभांड। नाल आर्मी संस्कृति, बलूचिस्तान एवं सिंध में पांडु रंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड। झोब संस्कृति, बलूचिस्तान में लाल रंग के लेप पर काले रंग के चित्रण वाले मृदभांड। कोटिजी संस्कृति, सिंध में लाल रंग के लेप पर दुधिया रंग की पट्टी पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पंजाब, लाल या बैगनी रंग, पाकिस्तान में लेप पर काले रंग की धारियों वाले मृदभांड। प्रमुख तथ्य, सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां बलूचिस्तान से प्राप्त हुई हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर किया गया है। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। नामकरण, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, आमरी, कोटिजी, अलीमुराद आदि सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी आदि। अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता में प्रथम खोजे गए स्थान के नाम पर इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम रखा, क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है।
यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ। इस सभ्यता में सर्वाधिक पुरास्थल भारत से प्राप्त हुए। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगेड और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगभग 1600 किलोमीटर, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हुआ। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हुआ। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान प्रांत में तथा अफगानिस्तान में हुआ। सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी के घाटी में पाए गए। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। हड़प्पा, पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब, मोंटगोमरी साहिवाल क्षेत्र। नदी रावी नदी। खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। मिली वस्तुएं श्रमिक आवास, 18 वृत्ताकार चबूतरे, 16 भट्टियां, खंडों में अन्नागार, सोने का बना हार, प्रसाधन बॉक्स, पाउडर, काजल की डिबिया, गधे का प्रमाण, ताबीज से बना पैमाना, हृदयाकार बनका आदि। मोहनजोदड़ो, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, पाकिस्तान, सिंध लड़काना, सिंधु नदी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी उत्खननकर्ता मार्शल द्वारा। प्रमुख वस्तुएं जो प्राप्त हुई: विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी के डिब्बे में लाल कपड़े का साक्ष्य, कांस्य के बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, शिव का बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र आदि जैसे शिव। चन्हूदड़ो, पाकिस्तान, सिंध नवाब शाह, सिंध नदी तट 1934 ईस्वी। एन.जी. मजूमदार खोजकर्ता का नाम। प्रमुख वस्तुएं जो प्राप्त हुई: गुड़िया मनका बनाने वाले का कारखाना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान। रोपड़, आधुनिक नाम रूपनगर, भारत, पंजाब, सतलज नदी के तट पर 1950 ईस्वी में। उत्खनन 1953 में। खोजकर्ता बीबी लाल, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण रोपड़ क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। बनावली, भारत, हरियाणा, हिसार, सरस्वती नदी 1973 ईस्वी में। आर.एस. विष्ट। एक मकान में वॉश बेसिन का प्रमाण, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ। राखीगढ़ी, भारत, हरियाणा, जींद, सन 1969 में। सूरजभान एवं भगवान दास। भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरास्थल। कालीबंगा, भारत, राजस्थान, गंगानगर, घग्गर नदी के तट पर 1953 में। उत्खनन 1961 में। खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर। हल से जुते हुए खेत के निशान, एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साथ अलंकृत ईंट के प्रमाण, मिट्टी का बना पैमाना, अग्निवेदिकाएं। लोथल, भारत, गुजरात, अहमदाबाद, भोगवा नदी के तट पर 1954 में। एस.आर. राव। प्रमुख वस्तुएं जो प्राप्त हुई: अन्नागार, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड, गोंदीवाड़ा डॉकयार्ड, हाथी दांत से निर्मित पैमाना, अग्निवेदिकाएं, पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, गुरिल्ला की मृणमूर्ति। धौलावीरा, भारत, गुजरात, कच्छ। मानहार एवं मानसर 1967 ईस्वी में। उत्खनन 1990 में। खोजकर्ता जेपी जोशी, उत्खननकर्ता आर.एस. विष्ट। यहाँ से धौलावीरा से मिलता है जलाशयों का प्रमाण, सोने की अंगूठी, सूचना पट्ट का प्रमाण, स्टेडियम। नगर नियोजन, सामान्य विशेषताएं। सिंधु सभ्यता में नगर के प्राचीनतम सुनियोजित नगर के रूप में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाए गए हैं। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार या चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती है।
सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी। सामान्य मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, कुएं, कुछ बड़े घर तथा शौचालय भी प्राप्त होते हैं। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पकी ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अन्य स्थलों में ज्यादातर कच्ची ईंट का प्रयोग मिलता है। मात्र कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। सामान्य ईंटों का आकार 10, 5, 2.5 इंच का था, जिनमें अनुपात 4:2:1 का अनुपात था। प्रमुख नगरों की विशेषता। हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए, जैसे मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती, कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। इसी के पास ही 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है। पुराविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना माना है। यहीं से पकी ईंटों के निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में एक गड्ढा है। गड्ढे में गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, पूर्व में निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई हैं। विशाल स्नानागार, यह पकी हुई ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है। यह पूरी इमारत 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में एक तालाब है, जिसका आकार 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी, जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। विशाल अन्नागार, यह अन्नागार 45.715 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है। पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार के पास एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला है, जो 70.1 मीटर लंबा, 30.77 मीटर चौड़ा है। चन्हुदड़ो, सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंट का प्रमाण मिलता है। गुरिया मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल, इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लोथल से गुरिया मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहीं से एक रंगाई कुंड का प्रमाण मिलता है। लोथल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते हैं। लोथल के निचले नगर में पूरब में एक डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। यह पकी ईंटों से निर्मित है, जिसका आकार 218 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा, 3.3 मीटर गहरा है। धौलावीरा, यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा नगर अन्य नगरों की योजना से भिन्न योजना में बसाया गया है। यहाँ से 16 जलाशयों का प्रमाण मिलता है। यहीं से स्टेडियम और सूचना पट्ट का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा, यह नगर 2 खंडों में विभक्त है। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर। यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ के एक फर्श में अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। यहाँ के आयताकार अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। बनावली, यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर अलग अलग नहीं है। मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल का प्राप्त हुआ है। अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। सैंधव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। सैंधव समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। विद्वान वर्ग, पुरोहित, वैद्य, शिक्षक, ज्योतिषी आदि। योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग। सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। भोजन, सैंधववासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। मांस, मछली, दूध का प्रयोग करते थे और सदियों में तिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग करते रहे होंगे। वस्त्र, सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थान में किसी प्रकार के निर्मित वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला है। सैंधववासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया के अंदर से लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्त्रियां स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थीं। साल जैसा वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता था। आभूषण, सैंधववासी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे।
आभूषण सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे से निर्मित होते थे। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों, साधारण पत्थरों, मिट्टी एवं हाथी दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे। मुख्य आभूषणों में हार, बाजूबंद, बालपिन, अंगूठी, चूड़ियां आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से सोने का बना 6 लड़ियों वाला हार प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन, संधोवासी सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्रशासन संबंधी बॉक्स प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से ही काजल की डिबिया, सफेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं। चन्हुदड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के केश विन्यास करती थीं। समाधान प्रणाली, संधोवासी अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण समाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। आंशिक समाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उनके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संधोवासियों की लोकप्रिय समाधान प्रणाली पूर्ण समाधान थी। संधोवासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर, पैर दक्षिण की रखकर दफनाते थे। मृतक के समय अंत्येष्टि सामग्री से मृत भांड, आभूषण आदि रखते थे। कब्रें पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थीं। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की कब्रिस्तान का नाम पुरोहितों ने R37 रखा है। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता में मिलती है। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। यहाँ कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। धार्मिक जीवन, संधोवासी अपने देवी देवताओं को अनेक रूपों में पूजा करते थे। पुरुष देवता, संधो स्थलों में हमें पुरुष देवता के अनेक रूपों में अंकन का साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। यह युग मुद्रा में एक चौड़ी चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है। देवता के दाहिने ओर एक हाथी और बाघ का चित्र अंकित है तथा बाएं ओर एक गैंडा और एक महिष एवं चौकी के नीचे 2 हिरण के चित्र अंकित हैं। मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव का आदि रूप माना है। पौराणिक काल में शिव को महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी आदि अनेक नामों से जाना जाता था, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा में मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है। इस मुद्रा के दूसरी ओर एक बैल का चित्र है और उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा है। इसे भी शिव का प्रतीक माना गया है। मातृ देवी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो आदि से बड़ी संख्या में नारी मूर्तियां, मोहरों पर अंकित नारी आकृतियां एवं अन्य दृश्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे मातृ देवी की उपासना करते थे। नारी मूर्तियों के सिर के दोनों ओर दीपक जैसी आकृति बनी हुई है। इनमें कालिख के निशान भी मिले हैं। मैके की मान्यता है कि इससे तेल बाती डालकर इसकी पूजा की जाती थी। सभी विद्वान इस मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्ति मानते हैं। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता से मिलता है, यद्यपि किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक और स्त्री को सिर के बल खड़ा किया गया है और योनि के वनस्पत निकलते हुए दिखाया गया है। इस चित्रण को मातृ देवी के प्रजनन शक्ति का स्वरूप माना गया है, अर्थात पृथ्वी देवी का अंकन है। मार्शल और व्हीलर का मत है कि संधव देवकुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि है। पशु पूजा, संधववासी अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु रूप में किए थे। वे देवताओं को काल्पनिक और वास्तविक पशु देवताओं के रूप में पूजा करते थे। काल्पनिक पशु, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का अंकन है। नीचे का सिर एवं सींग भैंसे का, बीच एवं ऊपर का सिर एवं सींग बकरे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 बाघों के शरीर को एक से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। एक काल्पनिक पशु हो सकते हैं। यज्ञ, अग्नि पूजा एवं पशु बलि, संधववासी यज्ञ एवं अग्नि की पूजा करते थे। यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिसमें यज्ञ एवं अग्नि पूजा की पुष्टि होती है। कालीबंगा एवं लोथल की अग्नि वेदिकाओं से पालतू पशुओं की हड्डियां एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है ये पशु बलि से परिचित थे। संधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनमें अंधविश्वास का प्रचलन था। जादू टोना आदि खूब प्रचलित थे, जिससे बचने के लिए झाड़ फूक एवं ताबीज बांधते थे। आर्थिक जीवन, संधो अर्थव्यवस्था पशुपालन, शिक्षित क्षेत्र, अधिशेष उत्पादन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता एवं समृद्ध आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी।
पशुपालन, कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। इनमें से भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा प्रमुख है। सुअर पालतू एवं जंगली दोनों थे। कुत्ता पालतू पशु था। इसके कई नस्ल मिले हैं। संधोवासी ऊंट का भी पालन करते थे। हड़प्पा में गधे का साक्ष्य मिला है। घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सुरकोटदा में अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। कहा जा सकता है कि संधोवासी घोड़े से परिचित थे। संधोवासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे उनमें हाथी, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेढक आदि से परिचित थे। संधोवासी सिंह से परिचित नहीं थे। कृषि, सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। संधोवासी अपनी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में और कटाई मार्च अप्रैल में करते थे। संधोवासी कृषि उपकरण के रूप में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हसिया आदि का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में प्राक संधव स्तर से जुते हुए खेत के निशान, एक ही खेत में दो फसल उगने के प्रमाण मिलते हैं। संधववासी प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, राई, सरसों, तिल, मटर एवं कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते थे। बनावली से उत्तम किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 2 किस्में मिलती हैं, टिटिकम कंपेक्टम बड़ा गेहूं, टिटिकम स्फिरिकोकम छोटे दाने वाले गेहूं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 धारियों वाले जौ के साक्ष्य मिले हैं। संधववासी विश्व में कपास में प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन संधववासियों की उपज रखा है। उद्योग, संधववासी विभिन्न उद्योगों से परिचित थे। संधववासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। संधव स्थलों में प्रत्येक मकान में कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी एवं शंख के बने हुए 2 या 3 छिद्र वाले तकविये मिले हैं। मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इसके अतिरिक्त संधव सभ्यता में धातु उद्योग, गुड़िया मन का मूर्ति उद्योग, मृदभांड उद्योग, हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं का उद्योग, ईट उद्योग आदि प्रचलन था। व्यापार, संधववासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। संधव सभ्यता की विशेषता वहां असंख्य छोटे बड़े नगरों में उपस्थिति थी। संपन्न संधव जन अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे। इस खोज में उन्होंने भारतीय महाद्वीप में दूर दूर तक बस्तियां बसाई। अफगानिस्तान, मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाया। हड़प्पा सभ्यता में उद्योग विकसित अवस्था में थे, लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में हमें उन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। अतः संधववासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूर दराज यात्राएं करते थे। कच्चे माल की प्राप्ति व्यापार वाणिज्य कर्म का प्रथम सोपान है। दूसरा सोपान में निर्मित वस्तुओं में घरेलू, क्षेत्रीय और विदेशी व्यापार तक पहुंचाना पड़ता था। संधववासी निम्न वस्तुएं इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान, मुख्यतः अफगानिस्तान से। सोना कर्नाटक स्थित कुलार खान से। तांबा राजस्थान स्थित खेतरी ताम्र खान से। कुताबा ओमान से। टिन अफगानिस्तान से। सेलखड़ी बलूचिस्तान एवं राजस्थान से। लाजवर्द बदख्शा उत्तरी अफगानिस्तान से। फिरोजा खुरासान से। चैट पत्थर बलूचिस्तान से। लाल रंग फारस की खाड़ी स्थित होर्मुज से। देवदारू एवं शिलाजीत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से। विदेशी व्यापार, संधववासी का व्यापारिक संबंध अनेक बाह्य संस्कृतियों के साथ था, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों में अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में दिलमुन, मगन एवं मेलुह नामक क्षेत्रों का उल्लेख है। इन क्षेत्रों में मेसोपोटामियाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन का समीकरण बहरीन से, मगन का समीकरण मकरान तट से एवं मेलुह का समीकरण संधव क्षेत्र से किया गया है। अतः मेसोपोटामियाई लोग संधव क्षेत्र में सूती वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं कार्नेलियन पत्थर के बने मनके आयात करते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामियाई क्षेत्रों में मिलती हैं। संधववासियों का मिस्र, फारस की खाड़ी, क्रीट से भी व्यापारिक संबंध थे। यातायात, संधव काल में स्थल एवं जल मार्ग से व्यापार होता था। स्थल मार्ग में यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए वाले बैलगाड़ी थे। इसके अतिरिक्त भारवाहक पशुओं का भी यातायात में प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग से यातायात का मुख्य साधन नाव एवं जलप्रोत थे।
सिंधु स्थलों में वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मृदभांड में नाव का चित्र मिलता है। लोथल से मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल मिले हैं। इसी तरह लोथल से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। मापतौल। सिंधुवासी मापतौल की इकाइयों से परिचित थे। नाप के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना, हड़प्पा से तांबे का पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना एवं कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में बड़ी संख्या में बाट प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मापतौल का मानक रूप मिलता है। बाट पत्थर निर्मित थे। बाट कई आकार के मिलते हैं, लेकिन घनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय थे। बड़े बाट 16 के गुणक में मिलते हैं, जबकि छोटी बाट दून प्रणाली दुगुना पर आधारित थे। सिंधु कला। सिंधु सभ्यता में कला का अत्यधिक विकास हुआ। मुद्राएं। सिंधु पुरास्थलों में उत्खनन से अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के पत्थरों, कांचली, मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई हैं। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं सेलखड़ी पत्थर की बनी हैं। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल और देसलपुर से मिली हैं। मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती थीं। इनमें सबसे अधिक वर्गाकार मुद्राएं थीं, जो सेलखड़ी पत्थर से बनी थीं। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेंटीमीटर के वर्ग में बनी थीं। लोथल से बटन जैसी गोल मुद्रा मिली है, जो फारस की खाड़ी में लोकप्रिय थी। सिंधु वासियों की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन की मुद्राओं के चित्रांकन से मिलता है। सिंधु मुद्राओं पर पशु का चित्रांकन अत्यधिक सुंदर है। चित्रांकनों में कुबड़ वाला बैल, बाघ, गैंडा, भैंसा के चित्र बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। सिंधु मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक सिंगी पशु का है। मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की मूर्ति है, गुरिया मनका। सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थलों में हजारों की संख्या में मनके मिले हैं। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी, कातली मिट्टी, सीप एवं हाथी दांत से किया जाता था। चन्हुदड़ो एवं लोथल से गुरिया मनका बनाने का कारखाना मिला है। सिलखड़ी पत्थर से बने मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। मनके कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मनके सर्वाधिक प्रचलित थे। रेखांकित मनके सिंधु सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया एवं मिस्र से मिले हैं। हड़प्पा से एक हृदयाकार मनका मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदरों का चित्र मिलता है। मृदभांड। सिंधु स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित हैं। चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मृदभांड का निर्माण नदियों की मिट्टी से किया गया था। मृदभांडों में सर्वप्रथम लाल रंग का लेप लगाया जाता था, तब उसके ऊपर काले रंग के चित्रण किया जाता था। मृदभांडों पर वनस्पतियां, जीव जंतुओं की कुछ मानव आकृतियां को रेखाचित्र का अंकन किया जाता था। मोहनजोदड़ो एवं चन्हुदड़ो में मृदभांडों पर मानव आकृति का अभाव है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मछुआरे की चित्र का अंकन मिलता है। लोथल से एक मृदभांड में एक चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी हुई है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। इस चित्रांकन में हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का आभास मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड पर नाव का चित्रण मिलता है। प्रमुख मृदभांडों में मटके, नांद, हत्थीकार ढक्कन, कटोरे, साधारण तस्तरियां, कई खाने वाले बर्तन, बड़ी थालियां, जामदानी, छिद्रित पत्र आदि मिले हैं। मूर्तिकला। सिंधु मूर्तिकला को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: धात मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियां, मृद मूर्तियां। धात मूर्तियां। सिंधु स्थलों में तांबे एवं कांसे की बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। धात निर्मित मूर्तियों में सबसे सुंदर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित 14 सेंटीमीटर ऊंची नर्तकी की मूर्ति है। यह द्रव्यमोम विधि से सांचे में ढालकर बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से तांबे एवं कांसे की बने बैल एवं भैंसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से तांबे की बनी बत्तख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रस्तर मूर्तियां। सिंधुवासी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों जैसे अलाबास्टर, सिलखड़ी, स्लेटी चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कुल 12 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, जिनमें सबसे सुंदर सेलखड़ी पत्थर की बनी एक पुरुष मूर्ति है, जो तिपतिया अलंकरण से युक्त साल ओढ़े हुए है। यह केवल वक्षस्थल तक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृद मूर्तियां। सिंधु स्थलों में सर्वाधिक संख्या में मृद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ज्यादातर मृद मूर्तियां हस्त निर्मित थी। कुछ मुखौटे हैं जो सांचे के ढालकर बनाए गए हैं। मानव मृद मूर्तियों में पुरुष की तुलना में नारी मृद मूर्तियां अधिक मिली हैं। ज्यादातर नारी मृद मूर्तियां स्कर्ट नुमा वस्त्र पहने हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक नारी मृद मूर्ति को 3 पावे वाली कुर्सी पर बैठाया गया है। अधिकांश पुरुष मृद मूर्तियां निर्वस्त्र हैं। कुछ मूर्तियों में तंग टोपी पहने हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल
चलते हुए बच्चे की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के सांचे में ढालकर सींग युक्त मुखौटे प्राप्त हुए हैं। मानव मूर्तियों की तुलना में पशु मृत मूर्तियां अधिक मिलती हैं। पशु मृत मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में बिना कुबड़ वाले बैल की मृत मूर्ति मिली है। दूसरे स्थान पर कुबड़ वाला बैल है। अन्य पशुओं में गैंडा, महिष, बाघ, हाथी, सुअर, रीछ, बंदर, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली आदि अनेक पक्षियों की मूर्तियां मिलती हैं। सिंधो लिपि अधिकांशतः मोहरों पर अंकित है। सिंधो लिपि में सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधो लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त होते रहे होंगे। सिंधो लिपि में मुख्य रूप से चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक है। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है। सिंधो लिपि की दिशा दाएं से बाएं थी। सिंधो स्थलों में भ्रुष्टोफेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले। इसमें दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखा जाता था। हाल में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सिंधो लिपि पढ़ने का दावा किया है। सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं तकनीकी। सिंधोवासी कृषि तकनीक में अग्रणी थे। खेती में जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। मनावली से प्राप्त खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। सिंधोवासी बीज बोने के यंत्र का प्रयोग करते थे। लोथल से प्राप्त मिट्टी की एक प्लेट में बीज बोने के यंत्र का चित्रण है। सिंधोवासी विभिन्न प्रकार के फसलों एवं विभिन्न प्रजाति के अनाजों का उत्पादन करते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधोवासियों ने किया। ए.एल. बासम ने शब्दों में रुई उत्पादन तथा इसके उपयोग का तकनीकी ज्ञान विश्व में हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधोवासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लगभग प्रत्येक घर में कताई बुनाई के 2-3 छेद वाले तकवे पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता की विस्तृत क्षेत्र में फैली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी। अतः भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ होगा, यह नितांत असंभव है। अतः सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों में पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए बताया है। बाढ़, इस मत के सर्वप्रथम विद्वान मार्शल, मैके और एस.आर. राव हैं। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके और चन्होदड़ो के विनाश का कारण बाढ़ बताया है। एस.आर. राव ने लोथल नगर के पतन का कारण भोगवा नदी में आई बाढ़ को बताया है। महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल गनवेरी वाला है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हकरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती घाटी से मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। हड़प्पा से प्राप्त 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जिनके मध्य गड्ढे हैं। इन गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से मजदूरों के रहने के लिए बैरक मिली है, जिसे 15 कमरे हैं। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो अन्य नगरों से भिन्न योजना से बसाया गया था। कालीबंगा में सड़कों एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य एक अनुपात मिलता है। गलियां 1.8 मीटर चौड़ी थीं, जो सड़कों के गुणक में थी। कालीबंगा से पूर्व सिंधो संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व था। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। सिंधो धर्म में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। सिंधो पुरुष देवता के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्रण है, जिसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। सिंधोवासी काल्पनिक एवं वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे। इसका पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे से निर्मित नरकी की मूर्ति आद्र ऑस्ट्रेलॉयड मानी जाती है। कालीबंगा से प्राप्त बच्चे की एक खोपड़ी में 6 छेद में निशान मिलते हैं। पुरातत्वों ने इसे शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना है। सिंधो नारियां 16 प्रकार के केश विन्यास करती थीं, जबकि पुरुष वर्ग दाढ़ी मुड़ाता था। वर्गाकार दाढ़ी रखने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक मानव ढोल जैसी आकृति बजा रहा है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में दिलमुन, मगन और मेलुह नामक 3 जगह का उल्लेख मिलता है, जहां से मेसोपोटामियाई व्यापारी अपने विभिन्न वस्तुओं का आयात करते थे। दिलमुन व्यापार में बिचौलियों की भूमिका अदा करते थे। हड़प्पा, आमरी, कोटिज्जी, कालीबंगा एवं बनावली से प्राप्त सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सिंधो संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधोवासी विश्व के कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडून अर्थात सिंधोवासियों की उपज रखा। कालीबंगा में मृत पत्रिका पर
उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे।